सरकार व समाज को सामाजिक इंडिया यानी सामाजिक लोकतंत्र भारत बनाने का लिखित आदेश व निर्देश है। यदि सरकार सामाजिक इंडिया नहीं बनाती है तब समाज को सामाजिक इंडिया बनाना चाहिए। इस विषय पर अब हमारे जो साथी हैं वो इधर अपने विचार रखेंगे। इस विषय के अंतर्गत हमारे संविधान के अंतर्गत हमारी वोटों से बनी सरकार ही आज संविधान व लोकतंत्र को ही हटाने बदलने की स्पष्ट चुनौती दे रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आज विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका व मीडिया भी तानाशाही से डरा हुआ व्यवहार व उन्हीं की भाषा बोल रहा है। शासक जातियों का एक बड़ा समूह भी इन शासकों का समर्थन सहयोग करते हुए भारत को धार्मिक मनुवादी हिंदुस्तान बनाने में लगा हुआ है, जबकि भारतीय संविधान हम सब नागरिकों को सामाजिक आर्थिक बराबरी वाला सामाजिक इंडिया बनाने का आदेश व निर्देश देता है। राजनीतिक इंडिया के स्थायी निर्माण के लिए पहले सामाजिक इंडिया बनाना होगा। इस पे ये विषय हमने चर्चा के लिए इधर रखा है। इसकी प्रस्तावना के लिए मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ एडवोकेट रमेश कुमार भौर, दिल्ली हाई कोर्ट, कि वो इस विषय पर अपनी प्रस्तावना रखें। धन्यवाद राजेश जी। भारतीय समाज निर्माण संघ के द्वारा ये जो 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो कल से आरंभ होकर के आज दूसरे दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं, और आप लोग जो इसमें शिरकत कर रहे हैं दूर दूर से और दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ पर जो आ रहे हैं, आप सबका स्वागत है, वेलकम है। और मैं ख़ास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो नारायणा गांव की जो इस मंदिर कमेटी, ये जो इतना सुंदर हॉल जिन्होंने प्रोवाइड करवाया, और भी जो सारी फैसिलिटी हमें दे रहे हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो उनका सार्थक सहयोग हमें मिल रहा है, मैं अपनी तरफ से और समाज निर्माण संघ की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना सुंदर ये हमारे लिए उपलब्ध कराया। साथियों, इसकी प्रस्तावना रखूँ मैं उससे पहले, आज 25 दिसंबर है और ये दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। विशेष महत्व इसलिए भी रखता है कि ये 25 दिसंबर का जो दिन है, ये सही मायने में मूल निवासी लोगों की आज़ादी का दिवस भी है। मूल निवासी लोगों की आज़ादी का दिवस इसलिए है कि इसी दिन 25 दिसंबर 1927 को हमारे पुरखे ने जो यहाँ पर गैर कानूनी, गलत, अमानवीय कानून लागू था, उसको जलाया था। मनुस्मृति दहन दिवस है आज, इसकी भी आप सबको मुबारकबाद। और हमारे संघ का जन्मदिन भी है। दूसरा, आज एक इंटरनेशनल इसको मनाया जाता है क्रिसमस डे के लिए। तो क्रिसमस डे की भी मैं आप सबको जो यहाँ उपस्थित है उनको भी, और जो यहाँ उपस्थित नहीं है उनको भी, उन सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं और बधाई। तीसरा और सबसे अहम, आज के दिन 25 दिसंबर के दिन 2014 में भारतीय समाज निर्माण संघ का जन्म होता है। इसकी स्थापना 25 दिसंबर को करी गई थी। तो इनके भी जन्म दिवस की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और क्योंकि ये 9वां अधिवेशन हम मना रहे हैं, कल आप सब लोग उपस्थित थे, देखा होगा, तो इसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो तो
हम तो उसकी देंगे ही और देते भी हैं, लेकिन कल हमारे अतिथि जो यहाँ पर आए थे, IPS ऑफिसर रिटायर्ड DGP पृथ्वीराज जी ने, क्योंकि कई टाइम से हमारे साथ तो जुड़े रहे थे, कल इसका आलंकन किया और उन्होंने इसकी रिपोर्ट दी थी। कल अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि भारतीय समाज निर्माण संघ को मैं 9वें अधिवेशन में 10 में से 10 अंक देता हूं। ये हमारे लिए बड़ी बात है और निरंतर हम प्रयास करेंगे कि 10 में जाएंगे तो हम 10 अंक लें, 11 में जाए तो 11 लें, 12 में जाए तो 12 लें, और जिस दिन 25 में जाएंगे आपसे 26 अंक लेंगे। और वो सब अंक लेने के लिए आप लोगों का साथ और सहयोग जैसा अब तक हमें मिलता रहा है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि वो हमारे साथ जारी रहेगा। आप हमें साथ और सहयोग करेंगे। साथियों, अभी आज का जो विषय हमारे सामने रखा गया है, जिस विषय की मैं थोड़ी प्रस्तावना आप लोगों के सामने रखूंगा, ये विषय है क्या, और उस विषय पर जो चर्चा के लिए आपके सामने जो हमारे विद्वान साथी बैठे हुए हैं, ये भारत की बहुत बड़ी हस्ती है। ये जो बैठे हुए लोग हैं, ये अपने आप में अथॉरिटी हैं अपने अपने सब्जेक्ट की। वो इस डिटेल में इस विषय को डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे आप लोगों के सामने। तो ये जो सब्जेक्ट है, मैं पढ़ के बताऊं दोबारा। भारतीय संविधान सरकार व समाज को सामाजिक इंडिया बनाने का लिखित आदेश व निर्देश है। यदि सरकार सामाजिक इंडिया नहीं बनाती है, तब समाज को सामाजिक इंडिया बनाना होगा। आज के जो हालात हैं वो आप लोग देख रहे हो और रोज़ उस पर चर्चा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, जो मूल निवासी लोगों को निकलते हैं उनके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि आज संविधान की क्या हालत है और किस परिस्थितियों में इन शासक वर्ग ने उसको बना दिया है और किस दशा में वो इस देश को लेकर के जा रहे हैं और क्या दिशा ये तय कर रहे हैं, और संविधान की इन्होंने क्या सिचुएशन, क्या हालात पैदा कर दिया है, और हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये अंदाज़ा आप लगा सकते हो। अगर शायद हम लोग कुछ कर रहे होते तो इतनी बुरी दशा इस संविधान की और इस देश की शायद नहीं हो पाती। लेकिन हम लोग कुछ विशेष इसके लिए नहीं कर रहे हैं, तो डिसाइड करा कि इसके लिए कुछ करा जाए, और करा जाए तो ये सब्जेक्ट बना करके आपके सामने रखा गया और विद्वान साथियों को बुलाया गया जो बताएं कि अब क्या करना चाहिए ऐसी हालात के अंदर हम लोगों को। तो वो सारा का सारा बताएंगे। लेकिन लिखा कि भी आंखों को मूंदने से खतरा न जाएगा, आंखों के मूंदने से खतरा ना जाएगा, और जो देखना पड़ेगा वो देखा ना जाएगा। अगर इसी हालात में हम रहे तो ये हालात बिगड़ जाएंगे, बद से और बदतर हो जाएंगे। साथियों, जब ये संविधान की हम चर्चा करते हैं, संविधान देखते हैं, ये लोग इस पर जो आज अमल नहीं कर रहे हैं, हालांकि जब इसको बनाने की बात आई और बनाने से पहले जब यहाँ के इन लोगों ने, जो शासक वर्ग है, उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने की बात, हटाने की बात आई, तो अंग्रेज़ों ने ये कहा कि भाई हम जाएंगे यहाँ से, लेकिन क्योंकि ये देश जो है ना बड़ा अजीब है, इनफैक्ट देश ही नहीं था पहले ही, ये टुकड़ों में बटा हुआ, कि जातियाँ, अनेकों जातियाँ हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों धर्म हैं, अनेकों रियासतें हैं, ये लोग रहेंगे कैसे। तो उन्होंने इनको कहा कि भाई अपना एक संविधान बनाया जाए। तो वो संविधान बनाने की 42 में फिर 46 में प्रक्रियाएं शुरू होती है, और ये संविधान हमारा बन के बाबा साहब के द्वारा हमारे सामने आता है, जिसमें यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, यहाँ के जो डिप्राइव्ड क्लास के लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, उन सब के लिए हमारे पुरखों ने
इस संविधान के अंदर हमारे अधिकार सुरक्षित किए। ये जो अधिकार सुरक्षित, कई बार ऐसा बोलते हैं कि भाई ये संविधान जो है 2 साल 11 महीने कुछ 18 दिनों में बना। ये इसको लिखने में चर्चा का है। अगर हम इतिहास देखें इस संविधान में है क्या, तो वो 100 साल से ज़्यादा का हमारे पुरखों का इतिहास है। हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियां दी 108 साल तक, इसके लिए जो लड़ाई लड़ी हमारे अधिकारों के लिए, बाबा साहब ने उन सब अधिकारों को कलमबद्ध करके इस संविधान के अंदर रखा। ये 108 साल का रिजल्ट है, ये 2 साल का सिर्फ नहीं है। और इस संविधान के अंदर 1946 में क्योंकि सभा बनी थी, तो यही नहीं थे सिर्फ यहीं के जो लोग थे, उस टाइम देश का बंटवारा नहीं हुआ था, और जो दूसरे देश, जो हमारे देश हमसे जो अलग हुआ, उस देश के लोग भी संविधान सभा में थे। उन्होंने भी अपने विचार और अपने जो कार्य, जो उनका कार्य था, वो इसके अंदर समावेश उनको रखा गया था। तो साथियों, ये जो हालात आज हमारे देश, आज आप देख रहे हो कि इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि भाई शासक वर्ग इतना आज हालात उनके इतने बाहर हो गए हैं कि वो हम लोगों को क्या किसी को भी बोलने का ही मौका नहीं दे रहा। जो बोलता है उसको अंदर भी डाल देता। और संविधान को हटा के वो दोबारा एक अलग किस्म की अपनी जो उनकी अपना जो कानून है उस टाइप को उसे वो जो लागू करना चाहते हैं। आप देखते हैं भी अलग अलग तरीके से सामाजिक इस पे सरकारी तौर पे इनके जो धार्मिक कार्यक्रम हैं उनको सरकारी कार्यक्रम बना करके लोगों के बीच में लाया जा रहा है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों में बाहर जो ना कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं, सरकार के माध्यम से लगवाए जा रहे हैं दोबारा से उनको वेद पुराणों को। तो एक अदम गोडवी साहब हुए हैं, उन्होंने लिखा कि वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वो अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। अभी जो सरकार है या जिनका शासन चल रहा है वो चाहते हैं कि भाई वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, इन ग्रंथों को पढ़ो, उसमें देखो, उसमें हमें बताते हैं कि उसमें साइंस है, उसमें बताते हैं हमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, वो पता नहीं किसके कृत है या किसके कृत है। ये कपोल जो कल्पना है, जो निरा गप है, झूठ है, वो हम लोगों को बताते हैं, उस पर कहते हैं कि उस पर करो। तो इस पे लिखा कि वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वो अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वो अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। और लोक रंजन हो जहां शंभूक वध की आड़ में, लोक रंजन हो जहां शंभूक वध की आड़ में, ऐसी घृणित व्यवस्था का इतिहास लेकर क्या करें। जिसने लिखा के बताते हैं भाई कि एक हमारे प्रोफेसर उस टाइम के रहे होंगे शंभूक जी, जो मूल निवासी लोगों को शिक्षित, दीक्षित और प्रशिक्षित कर रहे थे। तो जो इनके राजा हुए हैं राम, उसने उनका कत्ल किया था कि वो शिक्षित क्यों कर रहे हो। आज भी मैं देखता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई हमारे प्रोफेसर्स हैं जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। वो एकेडमिक शिक्षा नहीं, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बुक वाली, वो तो पशु भी लेते हैं। डॉग भी इंग्लिश समझ जाता है, हिंदी समझ जाता है, तो वो शिक्षा नहीं। वो शिक्षा जो हमारे पुरखों ने सामाजिक शिक्षा का जो कार्यक्रम कर रहे थे, हमारे भी यहाँ पर कई सारे प्रोफेसर लोग हमने रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं, वो हमको बताते हैं। कई प्रोफेसर आपने देखा होगा उनको भी सस्पेंड भी शायद कर दिया इसी कारण से भाई वो सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं। तो ये वही जो शंभूक का वध किया था उन लोगों ने, उसी तरीके से हमारे लोगों का ये वध करने के चक्कर में है। लेकिन उस टाइम शायद व्यवस्था कुछ रही होगी, इस टाइम की व्यवस्था कुछ हो रहा है। अब हम ऐसा और दोबारा से नहीं होने देंगे। ये जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं। अब इनका एक राम आए, चाहे 1000 राम आए, चाहे 1,00,001 राम आ जाए, हम अपने प्रोफेसरों की तरफ आंख उठाने नहीं देंगे। कत्ल करने की तो बात नहीं। तो साथियों, ये जो सब्जेक्ट आज रखा है, अभी पीछे से देखा होगा कि भाई मेक इन इंडिया का एक इन्होंने नारा दिया कि मेक इन इंडिया। फिर पॉलिटिक्स में भी इसमें आया कि भाई भारत, ये जो इंडिया
बनाने का इन कुछ बात बनी, लेकिन जो संविधान में जो वर्णित है वो सामाजिक इंडिया है। अभी हमारे प्रभाकर साहब ने आपको जो संविधान की उद्देशिका का आपको पाठ करवाया। प्रभाकर साहब बहुत बड़े इंजीनियर हैं और मैं इनके बारे में बताऊं, ये पिच क्यूरेटर हैं। पिच जो क्रिकेट की पिच होती है ना, जिसपे मैच जो होते हैं, उनके क्यूरेटर हैं ये। कपिल देव के पार्टनर भी हैं, उनके साथी हैं। और ये इंटरनेशनल लेवल पे जितने मैच होते हैं तो उन पिच पे जाते हैं पहले, और ये देखते हैं कि भाई वो पिच बल्लेबाजी और बॉलिंग के लिए ठीक है कि नहीं है। ये जब सर्टिफिकेट देते हैं तो वहां पर मैच होता है। तो भारतीय समाज निर्माण संघ ने भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने, इन्होंने कई साल पहले उनसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट करी कि आप देश विदेश में जाकर ये जो पिच टेढ़ी मेढ़ी होती है उनको सीधी करवाने का काम करते हो। तब बल्लेबाजी वहाँ पर जो तेंदुलकर या दूसरे बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते, चौका छक्का मारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वर्ल्ड कप जीतते हैं। भाई हमारे मूल निवासी लोगों की भी जो पिच है वो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है। हमारी बैटिंग ठीक नहीं हो रही, हमारी बॉलिंग ठीक नहीं हो रही। हमने इनसे निवेदन किया कि हमारी पिच को आकर के थोड़ा ठीक करिए, देखिए, ताकि हमारे भी बैट्समैन छक्के लगा सके, हमारे भी बॉलर विकेट उड़ा सके। उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और वो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, लगातार हमारे साथ रहते हैं और बड़े बड़ी हस्तियों को यहाँ पर ला करके हमारे साथ में बैठाते हैं। हम निश्चित रूप से उन सब का जो है ना मार्गदर्शन पाते हैं और हम उनके साथ और सहयोग से अपने लोगों में जो चर्चा का विषय रखते हैं। तो मैं बता रहा था, जो उद्देशिका रखी, उद्देशिका में सबसे पहला जो वो है कि न्याय। ये जो उद्देशिका है इसमें देखो भाई न्याय, और जिन्होंने पढ़ा होगा, कुछ वकील साथी भी मेरे बैठे हैं, और आप लोगों ने जो उद्देशिका ये पढ़ी भी वैसी होगी, तो न्याय, तो न्याय में कौन सा न्याय? 3 न्याय है। सबसे पहला न्याय है सामाजिक न्याय। तो सरकार का क्या काम था कि भी वो सबसे पहले सामाजिक न्याय करेगी। सामाजिक न्याय से मतलब है कि यहां पर जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, यहां पर जो जाति पर विभाजित व्यवस्था थी, यहां पर धर्म के आधार पर जो एक अलग गैर बराबरी की व्यवस्था थी, उसको खत्म करने की जिम्मेवारी सरकार की होगी। सामाजिक न्याय। आप बताइए कि भारत में किसी भी कोने में, किसी गांव में, या नारायणा के साथी बैठे दिल्ली में, आपके गांव में कोई सामाजिक न्याय है क्या? सामाजिक गैर बराबरी दूर हुई? दूसरी आर्थिक व्यवस्था थी कि आर्थिक बराबरी करेंगे। क्या आर्थिक बराबरी इस देश की दूर करी? सरकार ने करी? या यहाँ के जो ये जो हमारी अदालतें हैं इन्होंने करी? नहीं करी। और तीसरी है वो है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय जो है वो 3 नंबर पे है। लेकिन हम लोगों की जिंदगी समझ में थोड़ा बहुत आया, और जिन्होंने पढ़ा नहीं, सिर्फ सुना, बाबा साहब को या हमारे पुरखों को सिर्फ सुना, पढ़ा नहीं, वो उन्होंने 2 जो पहले वाले थे, सबसे पहला सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, उसकी तरफ ध्यान ना दिया और सीधा तीसरे पे राजनीतिक न्याय, और राजनीति के ऊपर वो सारा का सारा फोकस। बाबा साहब को कोट भी कर देते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, कि ये, लेकिन बाबा साहब ने पॉलिटिक्स इज द मास्टर की कब कहा, इसका संदर्भ भी देखें जरा। उससे पहले बाबा साहब ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। तो जब तक, और बाबा साहब ने कहा है कि भी पॉलिटिक्स इज द शेडो ऑफ सोसाइटी, जैसा हमारा समाज होगा वैसी ही हमारी राजनीति होगी। अगर हम सरकार बना भी लेते हैं और अगर हमारा समाज एक नहीं है, समाज को एकत्रित नहीं कर पाए हैं, तो हमारी राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। उदाहरण आपके सामने है। तो ये जो सामाजिक एकता का प्रोग्राम है, जो सामाजिक भाईचारे का प्रोग्राम है, एक समाज बनाने का जो कार्यक्रम है, वो जो भारतीय समाज निर्माण संघ कर रहा है,
वो ये क्योंकि गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये समाज निर्माण का कार्यक्रम कर रहा है। मैं एक बात अपनी करके मैं बात ख़त्म करूंगा कि हमारे पुरखे ने अभी मान्यवर काशीराम साहब ने सिर्फ बहुजन समाज का नारा दिया था। अभी बहुजन समाज बना नहीं, सिर्फ बहुजन समाज बनाने का संकल्पना उन्होंने तैयार करी और लोगों के बीच में रखा, तो मात्र इतने से कितने ही राज्यों की सरकारें गिर गई, केंद्र की भी सरकार हिल गई सिर्फ इसकी चर्चा करने से। सोचो जिस दिन बहुजन समाज हम बना लेंगे उस दिन हालात क्या होगा। उस दिन राज भी आपका होगा, विपक्ष भी आपका होगा और तीसरा पक्ष भी आपका होगा। लेकिन उसके लिए हम लोगों को पहले संविधान बनाना पड़ेगा, अपना समाज बनाना पड़ेगा, और समाज बना करके फिर आप जो भी लड़ाई लड़ना चाहेंगे, आर्थिक लड़ाई लड़ना चाहेंगे या सामाजिक ये जो भी पॉलिटिक्स की राजनीति की लड़ाई लड़ना चाहेंगे, अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहेंगे, वो मुझे लगता है कि शायद हम उसमें जल्दी कामयाब हो पाएंगे। और अब मैं सोचता हूँ कि शायद इस सब्जेक्ट को मैं काफ़ी हद तक आप लोगों के सामने, क्योंकि समय के अभाव में मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। एक सैजल साहब का एक शेर मैं आपके सामने पढ़ के आप लोगों को आमंत्रित करूँगा यहाँ पे कि जो चर्चा दे विच रहते हैं, मेरी पंजाबी ठीक नहीं है, वो बता देंगे अगर गलती रही तो, कि जो चर्चा दे विच रहते हैं मुल पैंदा उन विचारों का। जो चर्चा दे विच रहते हैं मुल पैंदा उन विचारों का, जो कोठड़ियां विच बंद पड़े कोई मोल नहीं हथियारों का। जो कोठड़ियां विच बंद पड़े कोई मोल नहीं हथियारों का, और जितनी मर्जी पते दी गल होवे, जितनी मर्जी पते दी गल होवे, जे चर्चा नहीं ते आम नहीं, पानी ते देना पड़ता है यूं ही खिलते फूल गुलाब नहीं। तो असी चर्चा दे विच रखांगे, असी चर्चा दे विच रखांगे बाबा साहब दे उच्च विचारां नूं, असी चर्चा दे विच रखांगे बाबा साहब के विचारां नूं। सैजल ना लगने देंगे जंग कभी इन मुक्ति दे हथियारां नूं। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद वकील साहब, आपने अपनी कविता सैजल जी के विचारों को जिस तरीके से प्रस्तुत किया उसमें काफ़ी बात आपने इधर निचोड़ दी है। साथियों, संविधान हमें सामाजिक समानता की बात करता है, हमें आर्थिक समानता की बात करता है, हमें राजनीतिक समानता की बात करता है, लेकिन व्यवहार में संविधान के विरोध में काम हो रहा है। और ये इस बात से हम सब लोग भली भांति परिचित हैं कि देश में अभी भी जाति व्यवस्था, छुआछात और भेदभाव का जो स्थिति बनी हुई है, अभी हाथरस की घटना को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जो लोग ये बात करते हैं कि इस देश में समानता आ गई है, उनको अपने आसपास के क्षेत्रों को देखना चाहिए। हम देश की राजधानी में बैठे हैं, थोड़ा बहुत कानून का राज है यहाँ पर, तो उस वजह से जो है कोई स्थितियाँ इतनी नहीं हो पाती हैं। लेकिन जो लोग पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं उनको ध्यान होना चाहिए। जितेंद्र मेघवाल एक 8 साल का बच्चा है, तो राजस्थान की घटना है पड़ोस की, सिर्फ मटके को छू लेने पर। तो संविधान जो कह रहा है उस के विरोध में काम हो रहा है। तो पूरे देश से ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं, ये संविधान निर्माताओं की ड्यूटी संविधान ने लगाई कि जो संविधान के आने के बाद में उनकी जिम्मेवारी है कि वो इस देश के अंदर समानता लाने के लिए काम करेंगे। बिना समानता के स्वतंत्रता की कोई वैल्यू नहीं है। आपको स्वतंत्रता दी जाए और कोई समानता नहीं दी जाए तो आपकी स्वतंत्रता जो है वो किसी काम की नहीं है। तो हम इस देश में संविधान समानता की पैरवी कर रहा है। और पूना पैक्ट के दौरान ये लिखित में उस समय के नेताओं ने कहा कि हम आज लोग रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, लेकिन समानता की बात क्यों नहीं करते? आप सबको समान कर दीजिए, हमें रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, सामाजिक न्याय आपके साथ नहीं करना चाहते हैं। आर्थिक क्षेत्र में पूरे देश का पैसा चंद हाथों में जा रहा है।
पूरी तरीके से देश के अंदर जो हमारे आर्थिक संसाधन है, जिस पे पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का जो हिस्सा है वो चंद लोगों के हाथों में जा रहा है, और हम अपनी नंगी आंखों से मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रहे हैं। ये जो आर्थिक असमानता जिसका खतरा बाबा साहब ने संविधान में दिया कि देश की पूंजी का बंटवारा इस तरीके से होने पाए कि सारी पूंजी जो है चंद हाथों में नहीं चली जाए, और वो खतरा जो बाबा साहब ने उस समय इशारा दिया, वो सारी चीज़ें आज वर्तमान में हमारे सामने घटित हो रही हैं। संविधान बनाते वक्त जो भी खतरे बाबा साहब ने इशारे दिए, जो उनका डर था, वो सारा डर आज सच साबित हो रहा है। तो ये जो विषय है ये अपने आप में गंभीरता लिए हुए है। तो आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता और राजनीतिक क्षेत्र में जो असमानता है, आज हमारे जो MP MLA हैं, देश के अंदर इतनी बुरी स्थिति में पूरा बहुजन समाज फंसा हुआ है, और राजनीतिक शून्यता, नेतृत्व विहीन जो है स्थिति में पूरा देश और हम बहुजन समाज के लोग हैं। तो जो ये पूरी असमानता हमें दिखाई दे रही है, लास्ट कल तो लोग ये कहने लगे कि 2-4 लोग ही पूरे देश को चला रहे हैं। तो जो ये राजनीतिक असमानता है, जो आर्थिक असमानता है, जो सामाजिक असमानता है, ये पूरे देश के सामने एक चुनौती बनकर खड़ी हुई है, और इस चुनौती का मुकाबला हम सब लोगों को मिलकर करना है। हमारे बीच में हमारे बहुत पुराने साथी इंसाफ के हमारे अमृतलाल जी मैनेजर साहब इधर तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा इधर आ जाएं आगे। अमृतलाल जी इंसाफ के अध्यक्ष हैं हमारे साथी, तो मैं जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए। धर्म सिंह जी भी झटीकरा गांव से हमारे पुराने साथी हमारे बीच में तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। साथियों, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय संतराम चंदेलिया जी, जो देहरादून से हमारे साथी हैं, कि वो आएँ और अपनी बात रखें। संतराम चंदेलिया जी।